और आप सभी का अपने प्रोग्राम ऐसा होता है मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और वैसे दोस्तों, आज की चर्चा का विषय आधुनिक शिक्षण संस्थानों का है। आधुनिक शिक्षण संस्थानों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस.के. पांडे और मैं आप सभी का अपने इस प्रोग्राम ऐसा होता है मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपका बहुत थोड़ा सा समय लेते हुए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और जो कि हम सभी से सीधे तौर पर संबंधित है। जैसे कि दोस्तों, आप देखते होंगे आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का चलन कितना बढ़ गया है। हमारे समाज में हर गली मोहल्ले, हर चौक चौराहे पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल देखा जा सकता है और हम सभी ये चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। इसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं, पर क्या आपने देखा है जितना ये चलन ज़्यादा प्रगाढ़ होते गया, उतना ही बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के भी इंग्लिश सब्जेक्ट में ही अत्यधिक कमज़ोर पाए जा रहे हैं। अब इस बात पर कई लोगों की राय ये हो सकती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और कुछ मेरी बातों से सहमत भी होंगे। तो जो मेरी बातों से असहमत होते हैं उनके लिए मैं ये कह दूं कि हो सकता है कि आपकी ये गलत फहमी हो और हो सकता है कि यह मेरी गलत फहमी हो, लेकिन मैं इस कार्यालय में बहुत वर्षों बैठने के बाद जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, कई बड़े बड़े स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं, माता पिता आते हैं। जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा वक्त 10 साल 12 साल, कोई अगर बच्चा स्टैंडर्ड 10 में है और अगर वो यहाँ आता है या +2 में है और आता है या फिर ग्रेजुएशन में पहुँच गया, कई बार तो ऐसे भी केसेस होते हैं जब बच्चा बाद में जाकर रियलाइज़ करता है कि व्हाट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ माय एजुकेशन, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ा और इंग्लिश में ही कमज़ोर हूँ। तो कई बार हमें ये गलत फहमी हो जाती है और इसके पीछे वजह ये भी है कि हम माता पिता अपने बच्चों में कमियां देखना ही नहीं चाहते। कमियां ना हो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कमियां हो तो समय पर उनका निरीक्षण करके उनका उपचार करवा देना चाहिए और कर लेना चाहिए। और आखिरकार माता पिता चाहते क्या है? माता पिता अपने बच्चों को दोष मुक्त बनाना चाहते हैं, शिक्षित बनाना चाहते हैं, ताकि वे जो भी करें आगे चल के वो उसमें कामयाब हो, उनका ज्ञान परिपूर्ण हो, सर्वांगीण उनका विकास हुआ हो। परंतु ऐसा देखा नहीं जाता है। मेरे अनुभव ये कहते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे, चाहे वो जितने भी बड़े स्कूल में पढ़ते हों, उनका भाषा पे पकड़ बहुत ही कमज़ोर है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद भी उनको पूरी तरीके से टेंस का भी ज्ञान नहीं होता। और एक भाषा को, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को जानने या बोलने के लिए अपना लोकल जो डायलेक्ट है उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन किसी फॉरेन लैंग्वेज को जानने, बोलने और उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके बेसिक्स, फंडामेंटल्स तो कम से कम हर व्यक्ति को आना चाहिए। और स्टूडेंट्स जो निरंतर निर्बाध रूप से कई वर्षों से एक स्कूल में सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, इसके बावजूद भी यदि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ के और इंग्लिश सब्जेक्ट में ही कमज़ोर हैं, और यदि मेरी बातों से किसी को आपत्ति हो तो वो अंधेरे में ना रहें, वो अपने बच्चों को किसी
किसी उपयुक्त शिक्षक के निरीक्षण में उसकी जांच करवा लें, या हो सके तो उसे मेरे कार्यालय में ले आएँ। आपके सामने मैं जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत कर दूंगा। और प्यारे दोस्तों, इसमें इन बातों को कहने के पीछे मेरा आपको दुखी करने का या परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरी बातों को ठीक ढंग से समझा जाए तो आप समझ पाएंगे कि मैं आपका शुभचिंतक ही हूँ। क्योंकि यदि आप समय रहते बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे तो उनके समाधान भी करवा पाएंगे। यदि आप झूठ मूठ का अपने बच्चों पे अभिमान रखेंगे और गलतफहमी का शिकार रखेंगे, तो जिस तरीके से आज 10 साल 12 साल 14 साल पढ़ने के बाद भी उनको टेंस नहीं आता, वॉइस नहीं आता, नरेशन नहीं आता, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे लोग कभी भी भाषा को अच्छी तरीके से बोल नहीं सकते हैं, और अगर बोलेंगे भी तो सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे, और जितना वो उल्टा सीधा बोलेंगे उतना खुद के जाल में ये एक जाल बन जाएगा और एक बैड हैबिट बन जाएगी जो उनके लिए ही जानलेवा होगी। तो प्यारे दोस्तों, जो आखिरी ज़रूरत है इस बारे में वो ये है कि हम अपने बच्चों को हम अपने बच्चों का निरीक्षण करें, हम उनका समुचित जांच करवा लें कि ये बच्चे, क्योंकि यदि मैं ये इन बातों को उठा रहा हूँ तो मैंने देखा होगा अपने कार्यालय में ऐसे माता पिता जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्होंने लाखों लाख रुपए खर्च किए हैं और उनको लास्ट में यहाँ आना पड़ता है। अब उन आने वालों में दो प्रकार के पेरेंट्स हो सकते हैं, दो प्रकार के पेरेंट्स होते हैं। एक वो ये मानते हैं कि बहुत स्कूल तो अच्छा है पर मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है और ये सीख नहीं पाया। कई तो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि स्कूल का मुकाबला कोई कोचिंग सेंटर नहीं कर सकता। तो अब आप देखिए कि कितने पागलपन वाली बात है। अगर स्कूल अच्छा ही है, अगर वो स्कूल आपको सब कुछ दे देता, आपने जो उम्मीद किया वो आपको दे देता, तो फिर उस स्कूल से ही क्यों नहीं ले लिया आपने? आपको क्यों कोचिंग सेंटर में आना पड़ता है? पहली तो ये शर्म की बात स्कूल वालों के लिए है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा स्कूल वालों के लिए ये शर्म की बात है कि उनके स्कूल के बच्चे किसी कोचिंग संस्थान में किसी पर्सनल ट्यूशन को लेते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस बात में कई ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बहुत जागरूक हैं, वो ऐसे प्रश्न उठाते हैं स्कूलों में, लेकिन स्कूल के टीचर्स उनसे कहते हैं कि इसको किसी ट्यूशन या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूल में इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है, इसको बोलिए ये खुद ध्यान देगा, खुद पढ़ेगा। अब बताओ दोस्तों, अगर वो बच्चा खुद ही समझदार होता तो वो सारा चीज़ खुद ही ना पढ़ लेता? वो टीचर की आवश्यकता क्या होती है? तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप उस बच्चे पे ही दोष देते हैं और अभी भी आप सच्चाई को उजागर नहीं करते कि हम न कर पाए तो किसी और बेहतर कोचिंग संस्थान में दीजिए, इसको कुछ सप्लीमेंट दीजिए। और क्योंकि कुल मिला के मुद्दा ये है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। काम चोरी, यदि स्कूल में शिक्षक काम चोरी करते हैं तो उनका सर्वांगीण विकास तो हो नहीं सकता। कई बहाने हैं इस बात के शिक्षकों के पास भी। 40-50 बच्चों के क्लास में क्या ये संभव है कि हम हर बच्चे को एक्सीलेंट कर दें? मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे शिक्षकों के लिए भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को आप कहते हैं कि देखिए ये भी तो उसी क्लास में बच्चे हैं, ये 4 बच्चे जो हैं ये टॉपर हैं, इस क्लास में टॉपर हैं, मैं ही शिक्षक हूँ, वही क्लास है और
वही पढ़ाई है, लेकिन आपका बच्चा कमज़ोर है, आपका बच्चा ध्यान नहीं देता, पढ़ता नहीं, इसलिए ये कमज़ोर है। तो इस स्थिति में पहली बहानेबाजी तो आपने ये बना ली कि जो बच्चे टॉप किए उसका क्रेडिट आपने झूठा क्रेडिट ले लिया, क्योंकि वो जीनियस बच्चे हैं। हर क्लास में आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाएं या न पढ़ाएं, आप न भी पढ़ाएंगे तो वो खुद से भी पढ़ लेगा, बुक्स तो अलॉट करेंगे ही और वो कहीं से भी पढ़ लेगा। बाहर भी वो शांत नहीं बैठेगा और कहीं ना कहीं किसी भी सोर्स से वो पढ़ लेगा। वो 4 बच्चे आपके क्रेडिट के लिए नहीं हैं, आप उनका क्रेडिट मत लीजिए, वो इसका क्रेडिट उनको खुद को जाता है। अब रही बात कि बाकी सारे बच्चे, तो बाकी सारे बच्चों को तो आपने एक नॉर्मल सा क्लास दिया, जो आपने समझा, आपको आता था, जो आपने एक्सप्लेन किया, उसमें से अगर 35 बच्चों में किसी को 2 लाइन कुछ थोड़ा सा समझ में आया और अधिकतर को तो नहीं ही आया, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं और उनको एक प्रॉडिंग की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आप उनको थोड़ा झटका नहीं देंगे, जब तक आप उनको खड़ा नहीं करेंगे, उनको प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, दिखाएंगे और आप समुचित समय नहीं देंगे, वो कैसे समझ सकते हैं। आप शिक्षक हैं, किसी नए चीज़ को समझने के लिए 40 लोगों के बीच में यदि आप बैठे हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जीनियस होंगे, एक बार में ही सारी चीज़ों को समझ लेंगे और थ्योरी और प्रैक्टिकल सब करके आप दिखा देंगे। तो ये उम्मीद आप छोटे छोटे बच्चों से करते हैं। आप एज यू नो, अब वन साइज़ डज नॉट फिट ऑल, एक साइज़ सब में तो फिट नहीं होता है। कुछ बच्चे जो जीनियस हैं, वो 4 हैं, वो ऑटोमेटिकली वो सब सीख लेते हैं, एक बार आप बोलते हैं वो समझ जाते हैं, या फिर आप नहीं भी पढ़ाते हैं तो भी वो मैनेज करते हैं, सोर्सेस से इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो ये क्रेडिट आपका नहीं है। जहाँ आपका क्रेडिट होना चाहिए वो है जिन बच्चों पे आपको समय देना चाहिए, अत्यधिक समय दे के आप तब तक अगले टॉपिक पे न जाएं जब तक एक टॉपिक सारे बच्चों का क्लियर ना हो जाए। और इसके लिए आप कहेंगे कि इतना समय नहीं है, तो आप सिलेबस तो पूरा कर लेंगे, समय पे सिलेबस पूरा कर लेंगे और हर साल करते जाएंगे सिलेबस को पूरा, लेकिन सिलेबस पूरा हो के 1 2 3 4 10 11 12 सब करते और बच्चों को तो कोई विकास हुआ नहीं, और जो हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि आप ईमानदारी से देखिए कि आपने क्या किया उनके विकास के लिए। एक मैकेनिकल क्लास को आपने कंडक्ट कराते रहा, और इसमें खाली शिक्षक नहीं, क्योंकि शिक्षक तो एक मोहरा है। बड़े बड़े संस्थानों के संचालक पैसा मोटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी कौन लेगा। और पेरेंट्स, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कई बार अधिकतर पेरेंट्स सोचते हैं मेरे एक के समझने से क्या होगा, लेकिन ये समस्या तो बुनियादी समस्या है, ये समस्या तो सबकी समस्या है। और जो टॉपर्स हैं वो इसलिए टॉपर्स नहीं है कि स्कूल ने कुछ दिया, स्कूल ने कंट्रीब्यूट किया, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के आपसे कितना ज़्यादा फ़ील लिया जा रहा है। और आप में से कई दोस्तों का तो ये भी विचार है, आपको खुद ही समझ में आज तक नहीं आया कि आखिर महत्वपूर्ण क्या है, बड़ा बिल्डिंग महत्वपूर्ण है या अच्छी शिक्षा महत्वपूर्ण है। यदि आप माता पिता होके और एक प्रौढ़ अवस्था में आकर के भी इन बातों को नहीं समझेंगे, तो आप कैसे अपने बच्चों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ पहुँचाना चाहते हैं। और आप जब तक नहीं मिल के इन बातों को, इन समस्याओं को सार्वजनिक रूप से इसको प्रस्तुत नहीं करेंगे, कौन एक्शन लेगा। और इसमें घाटा किसका है। आप स्कूल में बड़ा बिल्डिंग देख के, बड़ी फैसिलिटीज़ और बड़ी बस और बड़ा सब देख के आप अच्छा पैसा वहाँ भरिए,
10 साल पढ़ाइए तो 20 लाख रुपया वहाँ भर लीजिए। साथ में उसके बाद आपका बच्चा, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन उम्मीद यही करता हूँ कि जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश ही सब्जेक्ट का ये बुरा हाल है तो बाकी सब्जेक्ट में भी यही सिस्टम चलता होगा और क्या चलेगा। एक बार एक्सप्लेन किया, अब बच्चों में वशिष्ठ नारायण तो बहुत कम ही होते हैं जो एक ही बार में समझ लें। ना तो आपकी करेक्शन की जिम्मेदारी है, एक लाइन आप देखते नहीं, एक लाइन आप चेक नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते। और भाई शिक्षकों के पास बहुत सारे बहाने भी हैं और कुछ तो वाजिब बहाने भी हैं। अब उनको पैसे बहुत कम मिलेंगे, सैलरी उनकी बहुत कम है, वो सोचते हैं हम इतना मेहनत क्यों करें, जाहिर सी बात है। तो मेरा विचार ये है दोस्तों कि स्कूलों पे सरकार को शिकंजा कसना चाहिए, और कोई दूसरा शिकंजा क्यों कसे। जो विद्यालय के प्रमुख हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको क्या इतनी गैर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। जिस बात के लिए स्कूल चल रहा है वो बात नहीं हो रहा है। इन स्कूलों में पढ़ के कूड़े कचरे पैदा हो रहे हैं, चोर उचक्के पैदा हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, खाली नाम का पढ़ा है, 10th में गया, सर्टिफिकेट आपने दे दिया, वो बाहर हो गया, वो खुश, माता पिता खुश, बच्चे पास हो गए, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन आप तो देख ही रहे कि कितना अच्छा हो गया। अंत में सेटल वही होते हैं जो जीनियस थे, जो मेहनती थे, जिन्होंने एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट्री क्लासेस ली थी, जो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। बाकी तो 80% कचरा ही हो जाते हैं। पैसा लगाने के बाद भी पैसा खाने वाले पैसा खा गए, माता पिता दोनों जगह पैसा भरते रहे, कोचिंग में भी भरो, स्कूल में भी भरो, कभी बच्चे को डांटो, कभी खुद को कोसो। लेकिन इन समस्याओं का जो रूट कॉज क्या है, इन समस्याओं का रूट कॉज को जानना होगा। तो सबसे पहली बात, जो संस्थान है उनको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो अच्छे शिक्षक रखें, और चूँकि वो अच्छा चार्ज लेते ही हैं तो वो अच्छा चार्ज दे भी सकते हैं। शिक्षकों का भी हक बनता है। कोई भी मेहनत नहीं करेगा यदि आप उन्हें अच्छा तनख्वाह नहीं देंगे। दूसरी बात, अच्छी तनख्वाह देने पे लोग विचार भी करेंगे कि मुझे पैसा, वाजिब पैसा मिल रहा है, मेरे साथ वाजिब ट्रीटमेंट स्कूल में हो रहा है, मैं नौकर नहीं हूँ, मैं किसी दबाव में नहीं हूँ। तो शिक्षक का ही सर्वांगीण विकास पहले नहीं हुआ। वो शिक्षक खुद ही डरा सहमा हुआ रहता है। ऐसे डरे सहमे हुए शिक्षक जिनको इनसिक्योरिटी खुद के लिए महसूस होती हो, वो आपके बच्चों के लिए, वो आपके सर्वांगीण विकास के लिए क्या करेंगे। ऐसे लोग तो काम चलाओ ही काम करेंगे। और चूँकि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते मैं ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे ना तो किसी शिक्षक, ना किसी संस्थान, किसी से कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु जो काम हम कर रहे हैं रोज़, उसका आउटपुट 1% निकल रहा है, 99% सारा गुड़ गोबर ही हो जा रहा है। स्कूल चलते हैं, बच्चे जाते हैं, माता पिता फ़ी भरते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलता है। और जिनको आप कहते हैं कि ये रहे ज्ञानी, इनको ज्ञान हुआ, वो जीनियस बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, या फिर उनके माता पिता इंटेलिजेंट हैं, उनको अच्छा बैकअप है। वो आपके ऊपर पैसा फेंकने के बावजूद फिर अलग से भी इंतज़ाम करते हैं। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? जिस बात के लिए आप पैसा ले रहे हैं, उस बात के लिए फिर पेरेंट्स को दूसरे जगह कोचिंग सेंटर में जाके पैसा देना पड़ रहा है। तो पहले तो प्रकार के ये ऐसे गार्डियंस आते हैं जो कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड दिस,
लेकिन आप इनको पढ़ाइए, आप इनको अपडेट करिए। ठीक है, स्वागत है ऐसे लोगों का, लेकिन कुछ लोग तो ये मानने को भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं स्कूल बड़े हैं, तो स्कूल इसी बात का तो फ़ायदा उठा रहे हैं कि उन्हें समाज में बड़ा समझा ही जा रहा है। और कोचिंग सेंटर बड़ा और छोटा कहने का आधार क्या है लोगों का? हम सभी एक सामान्य गलती करते हैं कि किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को उसकी क्वालिटी मान लेते हैं, और कोई छोटा अगर संस्थान हो, कोई 2-4 कमरों में कोई संस्थान चल रहा हो, तो आप उसे स्कूल के साथ जब कंपेयर करते हैं तो आप उसको हमेशा कमज़ोर ही आंकते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर कोचिंग सेंटर्स बच्चों की मदद नहीं करेंगे तो स्कूल में ये जो धांधली हो रही है, ये धांधली है। तो मेरे दोस्तों, पहली बात तो कोचिंग सेंटर को आप यूँ जानें कि जो बड़े बड़े संस्थान, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो आपको ना दे पाए, किसी एक छोटे से शिक्षक ने, किसी जिसको आप समझते हैं छोटे, वो छोटा नहीं है। छोटे तो वो लोग हैं जो बड़े बिल्डिंग्स में बैठे हुए हैं, बड़े बिल्डिंग्स को दिखा के और अच्छा बिजनेस करते हैं और काम धाम कुछ नहीं करते और अच्छा खासा रकम वसूलते हैं, कभी एडमिशन फ़ी के नाम पे, कभी इस नाम पे, कभी उस नाम पे। पैसा तो खूब कमाते हैं और वो खूब भली भांति जानते हैं कि उनका बिजनेस खूब फल फूल रहा है, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है। यहाँ किसी को नहीं पड़ी, और जब जो लुट रहे हैं उनको ही नहीं पड़ी तो फिर दूसरों को क्या पड़ी है? आप खुश हैं हर महीना मोटा पैसा स्कूल में भरने के लिए, काम हो बच्चों का ना हो बच्चों का, बस बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, अच्छा ड्रेस पहन के जाते हैं, नाश्ता पानी बढ़िया करते हैं और आ जाते हैं। ये क्रम बरसों से चल रहा है, लेकिन आने वाले वर्षों में आप देखेंगे, और क्यों वेट करते हैं, जिन लोगों ने ऐसी स्कूलिंग की हुई है उनका थोड़ा पीछे अगल बगल पड़ोस अड़ोस को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उन लोगों ने कौन सा तीर मार लिया। ना तो उनको ज़िंदगी का कोई ज्ञान हुआ, ना तो उनको एकेडमिक्स ही कुछ एक्सेलेंसी आई। तो हम ऐसे स्कूलों में पढ़ने से तो अच्छा है कि स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। जब घूमने ही जाना है तो घूमो, अच्छी तरीके से घूमो, सब जगह घूमो, स्कूल में पैसा वेस्ट मत करो। उस पैसे का सिर्फ 1/4, अगर आपका 20 लाख रुपया +2 तक करने में लगता है किसी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, 20 लाख तो मैं कम ही कह रहा हूँ, अच्छे स्कूलों में तो यह आंकड़ा और भी पार कर जाएगा। तो वहाँ से यदि आपको कुछ स्पेशल मिल ही नहीं रहा तो इतना पैसा क्यों वेस्ट करना, जब मुझे किसी छोटे मोटे कोचिंग में ही जाके पढ़ना है। और देखने में लगता है कि वो छोटा मोटा कोचिंग है, लेकिन सच्चाई तो ये है मेरे दोस्तों कि चाहे वो बड़ा स्कूल हो या छोटा सा संस्थान, कोचिंग सेंटर हो या ट्यूशन टीचर हो, हमारा मेहनत रंग तो तभी लाता है जब कॉन्सेंट्रेटेड वर्क किया जाता है, जब हम हाईली फोकस्ड वर्क को करते हैं, जब हम किसी चीज़ पे लग के करते हैं, काफ़ी ध्यानपूर्वक करते हैं, एक एक चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो फिर हमारे सफल होने का ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और ये इसी कारण से जो काम स्कूल में नहीं होता है, जो होशियार माता पिता हैं वो एक अच्छा शिक्षक बाहर ढूंढते हैं, वहाँ तो पैसा वेस्ट हो ही रहा है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम दिलाने का मामला है और स्कूल के बिना तो चलेगा नहीं, तो ठीक है चलाइए स्कूल के बिना, चलाइए स्कूल में आप भरिए पैसा, लेकिन कम से कम उस बच्चे को एक सार्थक जगह तो दे दें, एक सार्थक एक टीचर तो दे दें जो अपना वो सर्वांगीण विकास कर सके।
ठीक से ज्ञान को अर्जित करते हुए आगे बढ़े। खाली समय आगे नहीं बढ़े, उम्र आगे नहीं बढ़े, उसका ठीक से विकास भी होता रहे। इसमें क्या होता है, आपका पैसा भी जाते जा रहा है, बच्चा रोज़ स्कूल जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाते जा रहा है और आपका पैसा भी लगते जा रहा है, लेकिन वो बच्चे का बौद्धिक विकास अगर आप ठीक से परखेंगे, जानेंगे, ले आइए बच्चों को, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बच्चा स्टैंडर्ड 3, 4, 5 के बाद ये उसी लेवल पे ही बैठा हुआ है, इसका बौद्धिक विकास वहीं का वहीं हुआ है। और हल्का फुल्का, वो तो ऐसे भी बागीचे में बैठने से भी उतना विकास हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में जाके बैठें, क्योंकि इंसान है, इंसान का बौद्धिक विकास समय के साथ थोड़ा थोड़ा होते रहता है। ये तो स्वाभाविक है, ये प्रकृति का नियम है, इसमें किसी का योगदान नहीं है। और अपना समय इस तरीके से वेस्ट ना करें, समय रहते अपने समस्याओं का पता करें, उसका समाधान करें। कोचिंग में पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन कोचिंग में पढ़ने की आवश्यकता तो होनी ही नहीं चाहिए थी। यदि ये काम चूँकि स्कूल बच्चा क्यों जाता है, माता पिता इतना पैसा भरता ही इसलिए है कि उसको पढ़ाई का दरकार है, उसको ज्ञान चाहिए। उसके एक बच्चे के पीछे कितने लोग लगे होते हैं, कितना खर्च होता है, कितना समय खर्च होता है। लेकिन यदि शिक्षक खाली क्लास में आए और जाए, बच्चा आए और जाए, स्कूल आए और जाए, और जाते जाते ये डांसिंग चलते रहे और 10-12 साल चलते रहे, विकास तो कुछ हुआ नहीं, तो क्या बना वो बच्चा? एक सर्टिफिकेट लेके जब प्रैक्टिकलिटी में आएगा, प्रैक्टिकल दुनिया में आएगा, तो वो कूड़े कचरा से ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसी पढ़ाई से भगवान बचाए। अच्छा, मैं सभी संस्थानों या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ऐसी बातें नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ तो लोग हैं जो बहुत ही बेईमान हैं, या तो कहिए कि उन्हें अभी तक कोई कॉग्निटिव सेंस नहीं हुआ, प्रबुद्धि की दशा में नहीं है, उनकी समझ इतनी विकसित नहीं हो पाई कि वो एक शिक्षक भी बन सकें। क्योंकि शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य है ईमानदार होना। ऐसे लोग जब आप अपने से खुद से पूछेंगे, थोड़ा अगर ये प्रश्न ईगो में रह के पूछेंगे तो मुझसे नाराज़गी होगी, लेकिन अगर 2 सेकंड के लिए अपने ईगो को साइड में रख दीजिए और अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि क्या मैं 40 मिनट की क्लास में, क्या मैं रोज़ जो क्लासेस ले रहा हूँ, क्या मैं इस नियत से ही जा रहा हूँ कि बच्चों को दूँ? और यदि हाँ, तो क्या यही तरीका है कि बच्चों को ये मिल पाएगा? क्या मैं ये जानता नहीं हूँ कि 40 मिनट के क्लास में जो कुछ भी मैंने कहा, इसमें से बस वो 4-6 बच्चे ही कुछ भी सीखेंगे, वो भी 100% नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यथोचित समुचित समय दिया ही नहीं। क्योंकि किसी चीज़ को समझने और समझाने के लिए रुकना भी पड़ता है, फिर री एग्जामिनेशन भी होना पड़ता है। आप देखेंगे, पूछेंगे, समय नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आपने पढ़ा दिया, उसको क्या आया और 4 को आया, लेकिन बाकी सबसे कौन पूछेगा? तो आप कहेंगे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो बाहर में जाए ऐसी सिलेबस, जो सिलेबस तो पूरा होते रहा, सालों साल, कई सालों से सिलेबस पूरा होते रहा, लेकिन बच्चों को आज तक टेंस नहीं आया, वॉइस नहीं आया। और टेंस वॉइस के अलावा, टेंस वॉइस के बिना आप सेंटेंस फ्रेमिंग, जो कि भाषा को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको टेंस और वॉइस का 100% ज्ञान होना चाहिए। And as long as you do not know the conceptual things about tenses and the 2 modes voice का, जब तक आप नहीं जानते, आप सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे जो आप कहना चाहते हैं? अच्छा, हर माता पिता जो भी चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, सबसे पहला उसका उद्देश्य यही होता है, आगे की तो छोड़ दीजिए, सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि मेरा बच्चा कम से कम इंग्लिश में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके।
इसके पीछे भी आपके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, आप ऐसा क्यों चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भी कि ये लैंग्वेज आज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज बन चुका है, तो इस लैंग्वेज पे कमांड तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, आप प्राइवेट जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें, आप टीचिंग करें, आगे चल के आप डॉक्टरी करें, मेडिसिन स्टडी करें, कुछ भी करें इस संसार में, ये तो वर्ल्ड का लैंग्वेज है, तो ये तो आना ही चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं कि आपके बच्चों को इंग्लिश आना चाहिए, लेकिन ये इंग्लिश बड़े इंग्लिश स्कूल के बैनर को देख के आपको इतना सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ठगाने की, खुद से जाके और ठगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उन बच्चों से भी मिल लीजिए। मैं 10% को एक्सेप्शन मानता हूँ, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 90%। लेकिन जब ये मुद्दा मैंने उठाया है, अगर ये कचरा प्रोडक्शन का परसेंटेज 10 होता तो ये कोई इशू ही नहीं था। लेकिन कचरा प्रोडक्शन का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो 90% है। 90% आउट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू फ्रेम देयर ओन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। How are they going to establish themselves in their life? How they are going to be a reliable personality? So, does it not seem to be a very serious offense towards the, means it's a crime against parents, basically towards students, because they are kept in dark. बच्चे तो बच्चे हैं, उनको अभी तो शिकायत करना भी नहीं आता, उनको कंप्लेन करना भी नहीं आता। वो आपसे क्या कहेंगे कि मुझे क्यों ठीक से नहीं पढ़ाया। जब वो बाद में जब बड़े हो जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि अच्छा, शिक्षकों की इतनी कम वैल्यू इसीलिए तो होती होगी ना, क्योंकि वो हमें अपना बच्चा कभी नहीं समझा, हमें एक कूड़ेदानी समझा, जो मन किया क्लास में आए बोले चले गए, समझो समझो, नहीं समझो तो नहीं समझो। और आज इस प्रोफेशन के प्रति अगर लोगों की धारणा बहुत ख़राब हो गई हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। शिक्षक कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं, और कई शिक्षक तो ऐसे भी होते हैं जो, और होने भी चाहिए, ईमानदार इसी को कहते हैं, ईमानदारी इसी को कहते हैं। अपना बच्चा, आप हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझेंगे तो आपके अंदर वो भावना आएगी, आपके अंदर वो शक्ति भी आएगी कि हर बच्चे को संवारना है, हर बच्चे को बेहतर करना है। क्योंकि एक शिक्षक तो जानता ही है कि कौन एवरेज है, कौन इंटेलिजेंट है, और कौन 20% पे ही रहना है उसने, और 20, 30, 40% पे रहने वाले बच्चों की संख्या 80% है क्लास के अंदर। तो किस पे ध्यान देना चाहिए? उनको कौन उठाएगा? उनके पेरेंट्स से कम पैसा लिया जा रहा है क्या? बात तो यहाँ ये है दोस्तों कि पैसा तो सबसे बराबर लिया जा रहा है, लेकिन ध्यान किसी पे भी नहीं दिया जा रहा है। ध्यान सिर्फ इस बात पे दिया जा रहा है कि सिलेबस पूरा हो गया, हम हो गए कंप्लीट, मैं पेपर पे कंप्लीट हो गया, मैंने सिलेबस पढ़ा दिया, मैंने अपना ड्यूटी पूरा कर दिया। ऐसे ड्यूटी पूरा करने से देश का भविष्य क्या होगा? और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? शिक्षक तो होंगे ही, ऐसे माता पिता भी जिम्मेदार होंगे जिन्होंने समय रहते हुए इन सारी चीज़ों पे रोक नहीं लगाई। और रोक लगाने का कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है और ये जस्टिस भी नहीं है इस प्रोफेशन के साथ। आपको फाइट करना चाहिए, आपको यूनिटी में आना चाहिए, आपका हक है, और हक है हमारे देश का कि ऐसे समाज की रचना करें, और समाज की रचना बच्चों से ही तो होती है।
ये आज चोर और बेईमान कहाँ से आते हैं? हम जैसा समाज अपने आमने सामने देखते हैं, ये किन की देन है? ये स्कूलों की देन है। स्कूल अगर बहुत ईमानदार हो जाए तो ये बेईमान आने वाली जो जनरेशन है उसमें बेईमानी रहेगी कहाँ से? क्योंकि हम जैसा उनको सिखाएं बच्चों को। लेकिन यदि हम इसी तरीके से उनको ये दिखाते हैं कि देखो दुनिया ऐसी ही होती है, अपना काम काम होता है, करते चलो, दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और अगर वो बच्चे ऐसे माता पिता भी देख रहे हैं जिन्होंने पैसा तो लगाया लेकिन कभी ये पता करने की कोशिश नहीं की कि उनका भविष्य कितने दांव पर लगा हुआ है, किस तरीके से दांव पर लगा हुआ है, वो आगे चल के कैसे संभलेंगे और संभालेंगे, उनकी सोच की क्या दिशा होगी। दूसरी बात ये कि शिक्षण संस्थानों में जो नॉलेज इम्पार्ट किया जाता है उसको ज्ञान तो नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान तो कुछ अलग ही मसला है जो जीवन की प्रैक्टिकलिटी से आता है, अनुभवों से आता है। खैर, जो नॉलेज आप इम्पार्ट करते हैं स्कूल में, जो बच्चों को दिया जाता है, उसको हमें इन्फॉर्मेटिव नॉलेज कहना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि जीवन को जीने के लिए, समाज के निर्माण के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। तो जब आप इन्फॉर्मेटिव नॉलेज को ही ठीक से इम्पार्ट नहीं करते, इंश्योर नहीं करते, बच्चों को सिक्योर नहीं करते, तो आप रियल नॉलेज क्या देंगे, कहाँ से देंगे? जब आपको पता नहीं होगा तो आप कहाँ से देंगे? तो हम सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले तो हम खुद को प्रबुद्ध करें, जानकारी जुटाएं और भीड़ जिस तरफ भागती रहती हो उस तरफ ही ना भागें। हम खुद भी जिम्मेदारी लें, हम खुद वास्तविकता का पता लगाएं। आगे कई मुद्दों पर और भी चर्चाएं होंगी, लेकिन इसके कंक्लूज़न पार्ट में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि बहुत समझदारी से निरीक्षण की ज़रूरत है। हम सभी को कुछ सद्गुणों को अपनाने की ज़रूरत है। और क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, बच्चे ही हमारी दुनिया बनते हैं। हमारे चारों ओर जो आज दुनिया दिखाई देती है उसमें से 50% तो बेईमान लोग दिखाई देते हैं। और ये बेईमानी या ईमानदारी, अच्छा या बुरा, ये संसार को बदलने का जो जिम्मेदारी होता है, ये मेरा मानना ये है कि एक क्लासरूम से शुरू होता है। मेरा मानना ये है कि एक परिवार से शुरू होता है जिसमें माँ सबसे प्रथम शिक्षिका कही जाती हैं। तो माता पिता को भी ज़रूरत है कि सही समुचित ज्ञान को उपलब्ध हो। आप खुद जाने, गलत और सही को जाने, और गलत होता हुआ आप सब मत देखें। आप सब एकजुट हो, चीज़ों के प्रति अगर कोई गलती है, जो कुछ भी मैंने कहा, अगर आप उन बातों से सहमत हैं और चाहते हैं कि ये इस तरीके से बच्चों का गलत विकास ना हो, गलत सोच ना हो, और उनको समृद्धि की ओर अग्रसर करना चाहते हैं, तो समय रहते ये कुछ ज़रूरी कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। अन्यथा फिर बाद में क्या कर पाएंगे। तो अपनी जिम्मेदारियों को जैसे मैंने समझा, एक जो कार्यालय में मैंने अनुभव प्राप्त किए उनमें मैंने इस तरीके की चीज़ों को देखा। बहुत लोग परेशान होते हैं और एक्चुअली इसका कारण भी हमने अभी डिस्कस किया।
और इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं रोल है। तो बच्चों के समुचित विकास के लिए जिन लोगों से उनका नाता है, क्योंकि बच्चों का सीधा नाता किसी मार्केट के लोगों से नहीं है, उनका रोज़ अच्छा खासा समय अपने माता पिता और अपने शिक्षकों के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी व्यतीत होता है। तो दोस्तों, कई ऐसी इल प्रैक्टिसेस हैं और जिसको हमने सामान्य तौर पे ही ले लिया है, अपने सामान्य जीवन का हिस्सा बना लिया है, तो फिर उन बुराइयों का उन्मूलन भी संभव नहीं है जब तक आप समय रहते बुराइयों को पहचान के, उनके रूट कॉजेज़ को पहचान के, उनके रेमेडी के लिए, उनके सल्यूशन के लिए जब तक आप उचित कदम नहीं उठाएंगे, कैसे होगा। आप बच्चों का भला करने के क्रम में हो सकता है कि समुचित ज्ञान नहीं होने के कारण उनका कुछ बुरा ही कर दें। जैसे एक छोटी घटना और मैं कहूँगा और अपनी बातों को विराम दूंगा। जैसे आज स्कूल क्लासरूम्स में आप देखेंगे कि स्कूल के डायरेक्टर्स, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, वो अपने बच्चों से हर क्लास में, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, जूनियर सीनियर जो भी है, सबको हो सकता है कि इस इंग्लिश स्पीकिंग के ट्रेंड को प्रमोट करने के लिए भी ऐसा करता हो। लेकिन हर मैनेजमेंट, हर स्कूल, बड़ा हो या छोटा, सब चाहता है कि उनके बच्चे इंग्लिश में बात करें। तो बात करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो भाषा फॉरेन की है, जिस भाषा से उसका अभी पहला साक्षात्कार हो रहा है, अगर उस बच्चे को ज़बरदस्ती किया जाएगा या किसी शिक्षक को भी इस मामले में शिक्षकों को भी शोषण का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर स्कूल का डायरेक्टर है और वो कहता है कि सबको इंग्लिश में ही बात करना है, तो भाई थिंक अबाउट सम टीचर्स हु बिलोंग टू अदर सब्जेक्ट्स, है ना। तो थिंक अबाउट देम। अगर उनको प्रेशराइज किया जाएगा कि फॉर एग्जांपल सपोज अ हिंदी टीचर इज मीन्स कंपेल्ड, ही इज़ कंपेल्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, सो how well, how nicely can he be able to speak in English, आप समझ ही सकते हैं। तो कई स्कूलों में तो मैंने ये भी देखा कि शिक्षकों पे भी दबाव बनाया जाता है। इंग्लिश का शिक्षक है तो इंग्लिश में बात करे, अच्छी बात है, लेकिन अगर हिंदी का टीचर है, या फिर टीचरों की बात छोड़ दीजिए आप, अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को बिना सिखाए हुए कैसे होता है, क्योंकि ये हिंदी नहीं है। हिंदी आसान इसलिए है क्योंकि उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो नेचर का गिफ्ट है, वो बाय बर्थ एक कल्चर है, ये सिस्टम है प्रकृति का कि जिस परिवेश में वो होगा वो भाषा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, इसलिए उसमें कोई परिश्रम नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इंग्लिश को भी इसी तरीके से ट्रीट करेंगे तो अब आप बड़ी भूल में हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, इसको सीखने से पहले बहुत सावधानी से सारी चीज़ों को बताना चाहिए और बच्चों को आपस में बात करो इंग्लिश में। तो जब बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, छोटे बच्चों को, तो वो आपस में अगर ज़बरदस्ती आप करेंगे तो इज़ की जगह आर लगाएंगे, आर की जगह इज़ लगाएंगे, डू की जगह डज लगाएंगे और शैल की जगह शुड लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे। जो किसी से सुना होगा थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एक ये क्या बन जाएगा, एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स थिंग बन जाएगा जब वो बड़े होते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ बच्चों को कि वो एक पर्टिकुलर मिस्टेक को 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना तक भी करते रहते हैं। और इसका कारण क्या है, मेरे समझाने के बावजूद भी एक मिस्टेक को वो कई बार दोहराते रहते हैं। इसका कुल मात्र कारण एक ही है कि उनके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट बैठ गया है। एक बार जो गलत बात दिमाग में बैठ जाए बच्चों के, अब आप निकलवा के देख लो और तो आप महावीर कहलाएंगे। ये बहुत ही मुसीबत का काम है। ये कोई बिरला ही इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाता है। और
क्यों ना हम जब बच्चों का दिमाग फ्रेश हो तो फ्रेश अपलोडिंग कर दें उनके दिमाग की। पहले उनका गलत लोडिंग करें, फिर उसको इरेज करें और फिर से रीलोडिंग करें, ये कितना मुसीबत हो गया। तो जब बच्चे छोटे होते हैं उन पे कोई ऐसा दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप दबाव बनाएंगे और उसको जानकारी नहीं है तो जो समझ में आएगा वही बोलेगा, और वो बार बार के रिपीटेशन से उसकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी जो कि 50% गुड और 50% बैड भी हो सकती है। तो गुड का तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बैड हैबिट फॉर्मेशन हो गई तो निकलवा लेना आप, और निकलवा लेना किसी से कोई दवाई दिलवा देना कि उसके दिमाग में बैठी हुई बातें निकल जाए, फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्तों। और मैं ऐसी बहुत सारी केसेस देखता हूँ और बड़ा ही सहानुभूति रखता हूँ ऐसे बच्चों के साथ जिनके साथ इल ट्रीटमेंट हुआ है, और कोई दूसरों ने नहीं किया ये इल ट्रीटमेंट। देयर सो कॉल्ड टीचर्स, देयर सो कॉल्ड पेरेंट्स, सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि आप अगर एक माता पिता होके और एक बड़े पोजीशन को अटेन कर लेना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, माता पिता कोई भी बन सकता है, लेकिन सच का माता